Assalamualaikum. Today we are starting the fifth chapter of Federal Book Biology and the name of the chapter is the cell cycle. सबसे पहले बेसिकली हम नाम से समझने की कोशिश करते हैं कि असल में ये सेल साइकिल होता क्या है। तो सबसे पहले अगर हम सेल साइकिल की बात करें तो सेल साइकिल का नाम से मतलब क्या निकलता है। एक तो वर्ड है इसका सेल और दूसरा वर्ड है इसका साइकिल। अगर हम सेल की बात करें कि सेल का क्या मतलब होता है तो हम ये समझ सकते हैं कि सेल का मतलब होता है कि एक जानदार ऐसी चीज़ जो कि अपने जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस कर सके। यहाँ पर हम सेल का मतलब ये लेंगे। अगर दूसरी चीज़ है साइकिल, तो साइकिल का मतलब अगर हम बायोलॉजी के अंदर देखें या किसी भी साइंटिफिक ब्रांच के अंदर देखें तो साइकिल का मतलब ये होता है कि एक चीज़ जहाँ से बनी थी वहीं पर आकर ख़त्म हुई है और अब वहीं से साइकिल जो है कि दोबारा स्टार्ट होगा कि एक स्टार्टिंग पॉइंट भी वही है और एंड पॉइंट भी वो खुद ही है। तो इस चीज़ को हम कहेंगे कि ये असल में एक साइकिल है। इसका मतलब ये है कि सेल साइकिल का कंप्लीट मतलब ये होगा कि एक ऐसा सेल जो जब से प्रोड्यूस हुआ है वहाँ से लेकर जब तक वो अपने जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनाता है उस वक्त तक क्या होगा, वो सीरीज़ ऑफ इवेंट्स, वो वाक़यात जो उसके दरमियान हो रहे हैं एक सेल के प्रोड्यूस होने से लेकर उसके अपने जैसे सेल्स बनाने तक, उन सब वाक़यात को हम कहेंगे कि ये असल में एक सेल साइकिल है। इन वाक़यात के दरमियान ऐसा भी होगा कि सेल अपने लिए न्यूट्रिशन जमा करेगा। इसके दरमियान ऐसा होगा कि सेल अपना डीएनए जो है वो रेप्लिकेट करेगा, मतलब अपने जैसे डीएनए जैसा उसके पास है डॉटर सेल्स के पास, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो उससे प्रोड्यूस होने वाले हैं उनके पास वैसा ही होना चाहिए जैसा पेरेंट सेल के पास था। तो इस वजह से वो क्या करेगा, अपने डीएनए को रेप्लिकेट करेगा। और इसके बाद हम क्या कहेंगे कि इसके बाद क्या होगा कि वो डिवीज़न के अंदर जाएगा। जब डिवीज़न के अंदर जाएगा तो क्या होगा कि वैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स और प्रोड्यूस होंगे, वैसे सेल्स और प्रोड्यूस होंगे जैसा वो सेल खुद है। अब अगर हम बेसिक बेजान और जानदारों के दरमियान डिफरेंस करना चाहेंगे तो वो हमें कैसे पता चलेगा कि एक बेसिक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक जो कि हमें ये बता सकता है कि ये चीज़ लिविंग ऑर्गेनिज़म है और ये चीज़ लिविंग ऑर्गेनिज़म नहीं है। तो हम कैसे पता करेंगे कि ये चीज़ एक लिविंग ऑर्गेनिज़म है और ये चीज़ एक लिविंग ऑर्गेनिज़म नहीं है। तो सबसे पहले दो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। उन दो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि वो चीज़ जो हम लिविंग ऑर्गेनिज़म के अंदर इंक्लूड करेंगे वो चीज़ रिप्रोड्यूस कर सकती है, और एक ऐसी चीज़ जिसे हम लिविंग ऑर्गेनिज़म के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे वो चीज़ रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती। इसके बाद अगर हम आगे देखेंगे कि दूसरा ऐसा कौन सा कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है कि जिसकी वजह से हम ये बयान कर सकें कि कोई भी चीज़ लिविंग ऑर्गेनिज़म है या फिर कोई चीज़ लिविंग ऑर्गेनिज़म नहीं है। तो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है ग्रोथ। अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज़म के अंदर चीज़ शुमार होती है तो वो ग्रो करेगी। जैसे कि अगर हम वुड की मिसाल ले लें तो जब तक वुड किसी दरख्त का हिस्सा है तो उस दरख्त के ऊपर पत्ते भी उगेंगे, बीज भी प्रोड्यूस होंगे, वुड भी क्या करेगी, ग्रो करेगी ताकि ट्री अपनी हाइट के अंदर ग्रो कर सके। तो वो वुड जो है वो एक लिविंग सिस्टम का हिस्सा है। लेकिन अब कैसा होता है, जैसे हमारे घरों में फर्नीचर वगैरह इस्तेमाल होता है वो फर्नीचर वुड का बना होता है। जब हमने वो वुड को जो हमारे लिविंग सिस्टम का पार्ट थी, जहाँ पर फोटोसिंथेसिस हो रहा है उसके ज़रिए से ग्लूकोज प्रोड्यूस हो रहा है, पत्ते उग रहे हैं, बीज हैं, बीज कहीं और पर जाकर अगर गिर जाते हैं या कोई हम इंसान उसको उगा लेते हैं बीज को, तो उसकी वजह से एक न्यू ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सकता है, रिप्रोडक्शन हो सकती है, वुड ग्रो कर सकती है। वो सारी चीज़ें लिविंग ऑर्गेनिज्म है। लेकिन जब हमने उसको एक फर्नीचर के अंदर मोल्ड कर लिया, हमने उससे फर्नीचर बना लिया, तो अब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, क्योंकि अब वो एक लिविंग सिस्टम का पार्ट नहीं है। अब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर इंक्लूड नहीं हो सकती है। जैसा कि बुक के अंदर लिखा हुआ है कि द मोस्ट बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज़ रिप्रोडक्शन, कि एक ऐसा बेसिक कैरेक्टरिस्टिक जो कि हमें ज़िंदगी के बारे में बता सकता है कि इस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जान मौजूद है और इस ऑर्गेनिज्म के अंदर जान मौजूद नहीं है, वो है रिप्रोडक्शन। ऐसा नहीं होता कि अगर आपने किसी भी बेजान चीज़ को कहीं पर रखा हो, कि अगर हम लोग एक चेयर लेकर आए हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ऐसा नहीं होता कि हम लोग 2-3 साल उसको रखें और वो 2-3 चेयर बन जाएं, बल्कि हम जितनी लेकर आते हैं वो उतनी रहती हैं। क्यों? क्योंकि अब वो बेजान चीज़ है, वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती। अब इसी तरह अगर हम जिस साइज़ की चेयर लेकर आए हैं हमेशा उसी साइज़ की चेयर रहती है,
ना वो अपने साइज़ के अंदर इंक्रीज़ कर सकती है और ना ही अपने साइज़ से डिक्रीज़ कर सकती है। तो ये भी एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है, ग्रोथ का कैरेक्टरिस्टिक है, कि वो ग्रोथ शो नहीं कर सकती। हम लोगों ने बेसिक रिप्रोडक्शन की बात की, तो हम रिप्रोडक्शन का मतलब भी पहले देखेंगे कि क्या होता है। द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम देयर पेरेंट्स, कि एक ऐसा प्रोसेस जिसको हम बायोलॉजी के अंदर इंक्लूड करते हैं, बाय विच जिसकी वजह से न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स, नए लिविंग ऑर्गेनिजम्स, नए जानदार चीज़ें, ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग हम कहते हैं कि बच्चों को, जैसे क्रोकोडाइल है, अगर उसके ऑफस्प्रिंग होंगे तो वो बिल्कुल क्रोकोडाइल जैसे होंगे। अगर इंसान है, उसके ऑफस्प्रिंग होते हैं तो वो बिल्कुल इंसानों जैसे दिखते होंगे। अगर कोई और प्लांट है, वो बीज की वजह से कहीं और ग्रो करता है, तो वो बीज वैसा ही प्लांट ग्रो करेगा जैसा कि वो पेरेंट प्लांट से निकला था। तो ये हमें क्या बता रहे हैं कि एक ऐसा प्रोसेस कि जिसकी वजह से न्यू ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम देयर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स से, ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं कि ये रिप्रोडक्शन है। अब रिप्रोडक्शन दो तरीके की हो सकती है। इसकी दो टाइप्स हैं रिप्रोडक्शन की। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। वन टाइप इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द अदर टाइप इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वर्ड के ऊपर जाएं, हमारा बेसिक मकसद ये है कि हम आसानी से समझ सकें। तो सबसे पहले हम वर्ड से समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा टाइटल क्या है। यहाँ पर हमारा टाइटल सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो यहाँ पर हम ए का मतलब क्या लेंगे कि एब्सेंट। सेक्सुअल का क्या मतलब होगा? सेक्सुअल का मतलब होगा कि सेक्सेस आर नॉट प्रेजेंट। सेक्सेस आर नॉट प्रेजेंट मतलब मेल और फीमेल गैमेट्स अलग अलग से मौजूद नहीं हैं। अगर ऐसी रिप्रोडक्शन हो रही है कहीं पर, तो उसको हम ये कहेंगे कि ये हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ऐसी रिप्रोडक्शन, ऐसा मेथड के जिसके ज़रिए से एक पेरेंट से न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन मेन मकसद क्या है कि उसके अंदर मेल और फीमेल गैमेट्स अलग अलग से इन्वॉल्व नहीं हैं। इसकी बेसिक एग्जांपल हम लोग ये लेते हैं कि जिस तरह अगर हम इंसानों के एग्जांपल फॉर एग्जांपल ले लें कि इंसान है, इंसान के फादर भी होते हैं और मदर भी होती हैं। ठीक है, फादर जो है वो मेल है, मदर जो है वो फीमेल है। ठीक है, तो मेल और फीमेल गैमेट्स भी अलग अलग होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि मेल और फीमेल गैमेट्स अलग अलग से मौजूद नहीं हैं, जिसकी वजह से हम ये कहेंगे कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अब ये कहाँ कहाँ होती है? सबसे पहले तो ये बैक्टीरिया के अंदर होती है। ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर कैसे होती है कि बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करता है असल में बडिंग के प्रोसेस से। हमने क्या किया, हमने एक अज्यूम कर लिया कि एक हमारे पास सर्कल है एंड दिस सर्कल इज़ नोन एज बैक्टीरिया। ये सर्कल हमारे पास बैक्टीरिया है। ठीक है, अब क्या हुआ कि उस सर्कल के किसी भी साइड पर एक छोटा सा सर्कल अटैच हुआ हुआ है। हम ये क्या कहेंगे, हमने ये अज्यूम किया है कि ये छोटा सर्कल बड़े सर्कल से निकला है। बड़ा सर्कल एक बैक्टीरिया है और छोटा सर्कल जो है वो क्या है, उस बैक्टीरिया की आउट ग्रोथ है। अब क्या होगा कि एक ऐसा वक्त आएगा कि इस बैक्टीरिया के अंदर फेवरेबल कंडीशंस हमें मौजूद होंगी हमारे पास, कि उस बैक्टीरिया को फेवरेबल कंडीशंस मिल रही हैं, उसके पास सारी न्यूट्रिशन है कि जिसके ज़रिए से वो अपना फूड हासिल कर सकता है, या उसको कहीं और से हासिल करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर अगर कहीं और से हासिल कर रहा है तो क्या उसके पास ये सारी तरीके मौजूद है कि जिससे वो हासिल कर सके। तो उसको हम ये कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, फेवरेबल कंडीशन है। जब एक ऐसे बैक्टीरिया को जो कि अपने पेरेंट से आउट ग्रोथ के अंदर मौजूद है, छोटे सर्कल के अंदर है, अगर ऐसी कंडीशन मिल रही है कि अब वहाँ से न्यू बैक्टीरिया ग्रो कर सकता है, उसको सारी कंडीशंस मिल रही हैं, उसको पानी भी उसको अवेलेबल है अगर उसे चाहिए तो हम क्या कहेंगे कि ये उसके लिए फेवरेबल कंडीशन है। अब ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होगा कि वो अपने आप को एक न्यू इंडिविजुअल के तौर पर प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा, कि अपने पेरेंट्स से अलग होने की कोशिश करेगा। और जब वो अपने पेरेंट्स से अलग हो जाएगा तो उसके बाद वो एक इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारेगा, ऐसी लाइफ कि जिसके अंदर उसके पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होंगे। अब वो एक इंडिपेंडेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म है कि वो अपनी लाइफ खुद गुजार सकता है। अगर हम इसके बाद बोले कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किन चीज़ों के अंदर होती है, तो हम उसके अंदर शुमार करेंगे वायरसेस को, कि जो वायरसेस हैं इनके अंदर क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। कैसे होती है कि वायरसेस असल में, जैसे हमने नाम सुना है कि किसी को फ्लू हो गया, तो ये फ्लू किसकी वजह से होती है, असल में वायरस की वजह से।
वायरस अब क्या है, कम तादाद में है और वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर अब दाखिल हो गया है। ठीक है, जब लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर वो वायरस दाखिल हो जाएगा तो वो सीधा उसके सेल के पास जाएगा। वो सेल के भी उस पार्ट के पास जाएगा कि जो सेल की पूरी एक्टिविटी को कवर करता है, जैसे कि न्यूक्लियस। एक सेल के अंदर जितना प्रोटीन बनना है, उस सेल के अंदर अगर कोई चीज़ रिपेयर होने वाली है, वो सब रिपेयर कौन करेगा? न्यूक्लियस का काम है कि वो उसको एग्ज़ामिन करेगा कि क्या चीज़ ख़राब है और क्या चीज़ नहीं बन सकती। इसके अलावा जो डीएनए मौजूद होगा, जो बेसिक हमारे पास पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं डीएनए, वो भी न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। अब एक वायरस बॉडी के अंदर दाखिल हुआ और वो क्या करेगा कि इस न्यूक्लियस के पास जाएगा और इसके ऊपर अपना कंट्रोल हासिल करने की कोशिश करेगा। अब बेसिक वो अपना कंट्रोल हासिल करने की क्यों कोशिश करेगा? इसलिए वो कोशिश करेगा क्योंकि अगर उसने न्यूक्लियस के ऊपर अपना कंट्रोल हासिल कर लिया तो उसकी वजह से क्या होगा कि अब जो न्यूक्लियस है वो वही काम करेगा जो वायरस चाहता है। जैसे कि हम खुद अपनी मिसाल लेते हैं कि एक वायरस जो है फॉर एग्ज़ाम्पल वो कम तादाद के अंदर है, तो अब उसे फ़ायदा भी क्या हो रहा होगा? कम हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि उसे इन्फेक्शन उतना ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सक रहा होगा कि जितना वो ज़्यादा वायरसेस की वजह से कर सकता है। अगर इंसान है, हम अकेले बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, और अगर हमें कोई आकर ये कहता है कि हम भी आपके साथ क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसकी वजह से हमें और ज़्यादा फ़ायदा होगा, तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे कि उनके साथ इन्वेस्टमेंट करेंगे, उनके साथ पार्टनरशिप करेंगे ताकि हमें फ़ायदा हो, उनको भी फ़ायदा हो और हमें भी फ़ायदा हो। अब इसी तरह एक वायरस है, जब कोई वायरस किसी इंसान की बॉडी के अंदर गया है तो उसका बेसिक मकसद ये है कि वो इन्फेक्शन प्रोड्यूस करे, और उसका मकसद ये भी होगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फेक्शन प्रोड्यूस करे। अब क्या करेगा कि जब ये किसी न्यूक्लियस के पास जाएगा तो उसका कंट्रोल हासिल करेगा। कंट्रोल हासिल करेगा तो कंट्रोल हासिल करने के बाद ये कोशिश करेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को और प्रोड्यूस करवाऊँ। एक तरीके से अगर हम बायोलॉजी के अंदर देखें तो हम वायरसेस को लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी कंसीडर करते हैं और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी कंसीडर करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्यों कंसीडर करते हैं कि वायरस किसी ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता कि जिसमें वो इन्फेक्शन कॉज करता हो। वायरस तभी रिप्रोड्यूस करेगा जब वो हमारी बॉडी के अंदर दाखिल हो चुका है, उसके बाद वो अपना रिप्रोडक्शन का प्रोसेस स्टार्ट करेगा। लेकिन उससे बाहर, हमारी बॉडी से बाहर वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। ये एक बेसिक वजह है कि उसके अंदर रिप्रोडक्शन होती है, इसलिए हम उसको बायोलॉजी के अंदर इंक्लूड करते हैं। लेकिन वो रिप्रोडक्शन कैसे हो रही है? सिर्फ और सिर्फ किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर हो रही है। इस वजह से हम कहते हैं कि हो सकता है कि ये वायरस नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हो। अब हम वायरस को लिविंग ऑर्गेनिज्म कहें या फिर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कहें, इसके ऊपर कोई डिबेट नहीं हो सकती क्योंकि ये दोनों तरीके से प्रूव है। वायरस क्या करेगा कि जब वो न्यूक्लियस के ऊपर अपना कंट्रोल हासिल कर लेगा तो उसके बाद क्या करेगा, ये कंट्रोल हासिल करने की वजह से वो और ज़्यादा वायरस प्रोड्यूस करवाने की कोशिश करेगा। जब और ज़्यादा वायरस प्रोड्यूस होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है इन्फेक्शन की तादाद बढ़ सकती है। तो इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर इंक्लूड करते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक ही वायरस की एग्जाम्पल हमने ली है। जब ये वायरस बॉडी के अंदर दाखिल हुआ तो हमें ये नहीं पता था कि ये मेल वायरस है या फिर फीमेल वायरस है। हमें सिर्फ ये पता है कि जब ये बॉडी के अंदर दाखिल हुआ, इसने न्यूक्लियस के ऊपर अपना कंट्रोल हासिल किया और अपने जैसे वायरसेस और बनवाए। अब इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल लेंगे यीस्ट की। ये यीस्ट के अंदर भी कौन सी रिप्रोडक्शन होती है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। जैसे हमने सुना है कि ब्रेड के ऊपर फफूंदी लग जाती है, तो वो भी असल में फंगस की एक मिसाल होती है और यीस्ट भी असल में फंगस है। यीस्ट हम कब इस्तेमाल करते हैं? यीस्ट हम इस्तेमाल करते हैं जैसे पिज़्ज़ा डो बनाते हुए जो हम लोग डालते हैं खमीरा, वो असल में यीस्ट होता है, ठीक है। और इसके अलावा क्या होता है, ये योगर्ट बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। इसको जो है हम लोग दूध के अंदर डाल देते हैं ताकि वो दूध जो है वो आपस में कर्डलिंग हो जाए दूध की, और वो आपस में क्या बना ले, वो दही बना ले। दूध आपस में उसके मॉलिक्यूल्स कंबाइन होंगे और कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, डेंस नेटवर्क बनाएंगे, जिसकी वजह से दही के अंदर वो कन्वर्ट हो जाएगा। यीस्ट के अंदर कैसे हो सकती है रिप्रोडक्शन? यीस्ट के अंदर असल में रिप्रोडक्शन होती है बाय द फिजन। अब फिजन क्या होती है? दो तरीके की हो सकती है, ठीक है। फिजन हो सकती है, बाइनरी फिजन भी हो सकती है और मल्टीपल फिजन भी हो सकती है। बाइनरी के वर्ड से हमें पता चल रहा है कि बाइनरी का मतलब होता है दो, ठीक है।
अगर एक पेरेंट मॉलिक्यूल डिवाइड हो रहा है दो मॉलिक्यूल्स के अंदर, तो उसको हम कहेंगे कि ये बाइनरी फिजन है। ठीक है। और फिर क्या है कि मल्टीपल फिजन का क्या मतलब होगा कि दो से ज़्यादा, अगर ऐसी फिजन हो रही है कि जिसकी वजह से दो से ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये मल्टीपल फिजन है, मतलब दो से ज़्यादा है। वो किसके अंदर होगी? वो यीस्ट के अंदर होगी। ये भी इसकी एग्जाम्पल होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की 3 एग्जाम्पल्स हमने पढ़ी। एक एग्जाम्पल बैक्टीरिया के अंदर, एक एग्जाम्पल वायरस के अंदर और तीसरी एग्जाम्पल यीस्ट के अंदर। इसके बाद हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर इन्वॉल्व इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे कि हम लोगों ने बोला कि मेल और फीमेल अलग अलग से गैमेट्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं। इसके बाद इसकी एग्जाम्पल के अंदर आ जाते हैं एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये ज़्यादातर एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करते हैं। अब हमने बोला कि रिप्रोडक्शन अकर्स एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि ये जो रिप्रोडक्शन है ये डिफरेंट लेवल्स के ऊपर हो रही है। ये एक सेल के अंदर भी होगी, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर भी होगी, ये सब एटॉमिक लेवल के ऊपर भी होगी, एटॉमिक लेवल के ऊपर भी होगी, हर लेवल के ऊपर रिप्रोडक्शन होती है। द पार्ट्स ऑफ द क्रोमोसोम्स प्रोड्यूस क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स के कुछ पार्ट जो होते हैं वो मिलकर क्या बना लेते हैं? दोबारा से नए क्रोमोसोम्स बना लेते हैं। ठीक है। अब आगे क्या होगा कि सेल प्रोड्यूस न्यू सेल्स एंड इंडिविजुअल प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग लाइक देमसेल्व्स, कि जो सेल्स होते हैं अगर उनके अंदर रिप्रोडक्शन होती है तो वो क्या करते हैं? न्यू सेल्स बना देते हैं। और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं अगर इनके अंदर रिप्रोडक्शन होती है तो वो अपने कैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स बना देते हैं। अब हम बात करेंगे रुडोल्फ विर्च्यू थ्योरी की, क्योंकि ये एक ऐसे साइंटिस्ट है जिन्होंने सबसे पहले ये बताया था कि जो न्यू सेल्स बनते हैं असल में वो अपने जैसे प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही बनते हैं। ठीक है। ही वॉज अ जर्मन फिजिशियन, पैथोलॉजिस्ट एंड बायोलॉजिस्ट। पैथोलॉजिस्ट का क्या मतलब होता है? जैसे हमारे पास स्टमक है, स्टमक का फंक्शन क्या है कि वो नॉर्मली क्या करेगा? खाना डाइजेस्ट करने का काम करेगा, कि स्टमक के अंदर जो प्रोटीन्स हैं वो डाइजेस्ट हो जाएंगे। अब क्या हुआ कि कोई बीमारी हो गई जिसकी वजह से क्या हुआ कि स्टमक ने अपना सही काम करना छोड़ दिया। अब हम जब नॉर्मल पढ़ेंगे तो हम उसको फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, कि हम नॉर्मल स्टमक का फंक्शन पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर हम ये बात करेंगे कि स्टमक के अंदर क्या खराबी आ गई है जिसकी वजह से वो सही फंक्शन नहीं कर रहा, तो उसको हम पैथोलॉजी कहेंगे। तो ये क्या थे? पैथोलॉजिस्ट थे। He is also known as the father of modern pathology and the founder of social medicine. इसको हमने क्या बोला कि अगर हम रुडोल्फ विर्च्यू की बात करते हैं तो इनको हम कहते थे फादर ऑफ मॉडर्न पैथोलॉजी और फाउंडर ऑफ सोशल मेडिसिन। ही प्रपोज्ड एन इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रिंसिपल। इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल प्रोड्यूस किया था, मतलब ऐसी चीज़ जो अब हम लोग उसको नहीं झुठला सकते, तो हम कहेंगे कि ये असल में एक प्रिंसिपल है। ठीक है। इन्होंने कौन सा प्रिंसिपल पास किया था कि ही प्रपोज अ सेल थ्योरी इन विच ही स्टेटेड दैट, इन्होंने एक सेल थ्योरी प्रपोज की थी जिसमें इन्होंने कहा था ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, कि हर नए सेल बनते हैं अपने जैसे प्री एग्जिस्टिंग सेल से। वो सेल्स जो पहले से मौजूद हैं वो क्या करेंगे? अपने जैसे न्यू ऑर्गेनिजम्स, न्यू सेल्स बना लेंगे। This theory tells us about the continuation of life, including all the aspects of reproduction. ये थ्योरी कैसी है जिसने हमें लाइफ के बारे में बताया कि जैसे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से, उसके बाद हमारे पेरेंट्स आए, फिर हम आए। ये क्या है? कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ है। क्योंकि अगर ग्रैंड पेरेंट्स नहीं होते तो पेरेंट्स नहीं हो सकते थे, अगर पेरेंट्स नहीं होते तो हम नहीं हो सकते थे। फिर क्या लिखा हुआ है कि इट इज़ बेस्ड ऑन द रिप्रोडक्शन ऑफ सेल्स। ये सेल्स की रिप्रोडक्शन के ऊपर बेस करता है। सेलुलर रिप्रोडक्शन इज रेफर्ड एज दी सेल डिवीजन। ये जो सेलुलर रिप्रोडक्शन है इसको हम क्या कह रहे हैं? ये असल में सेल डिवीजन है। एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ होल सेल, और ये पूरे सेल का एक पार्ट है। अब हम इसकी एग्जाम्पल कैसे कंसीडर कर सकते हैं कि पूरा सेल साइकिल जो है वो क्या है? फॉर एग्जाम्पल एक गाड़ी है, लेकिन उस गाड़ी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं? उसके अंदर व्हील भी होंगे, उसके अंदर क्या होगा? बोनेट भी होगा, उसके अंदर विंडोज़ भी होंगी, उसके अंदर मिरर होगा, उसके अंदर और बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो ये जो सेलुलर रिप्रोडक्शन है ये पूरे सेल साइकिल का एक पार्ट है, कि इसके अलावा और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मिलकर क्या बनाती हैं? सेल साइकिल बनाती हैं। और इस सेल साइकिल को तो हम पहले डिफ़ाइन कर चुके हैं।
इसकी साइंटिफिक डेफिनेशन पढ़ेंगे कि एक सेल साइकिल होता क्या है। द सेल साइकिल और सेल डिवीजन इज़ द सीरीज ऑफ इवेंट्स। ये वाक़यात की एक सीरीज़ होती है, मतलब एक के बाद दीगरे वाक़यात होते हैं, एक के बाद एक। दैट टेक प्लेस इन अ सेल, जो कहाँ पर होते हैं, सेल के अंदर होते हैं। दैट कॉज इट, जो कि क्या कॉज करते हैं, टू डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल्स, ताकि ये डिवाइड हो जाए दो डॉटर सेल्स के अंदर। इन इवेंट्स, इन वाक़यात के अंदर क्या होता है, डुप्लीकेशन डीएनए की। जो डीएनए पेरेंट का होता है उस जैसा एक और डीएनए बन जाता है, उसको हम कहते हैं डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए। जैसे डुप्लीकेट कहते हैं एक ऐसी चीज़ जो बिल्कुल सेम हो, और इसी डीएनए की डुप्लीकेशन को हम डीएनए रेप्लिकेशन भी कहते हैं। एंड सम ऑफ इट्स ऑर्गेनेलिज, अपनी इनके अलावा कुछ ऑर्गेनेलिज की भी क्या होती है, डुप्लीकेशन होती है। उन ऑर्गेनेलिज के अंदर जैसे एक माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफ़र हो सकता है। एंड सब्सिक्वेंटली द पार्टीशनिंग ऑफ इट्स साइटोप्लाज्म, और इसके बाद क्या होता है, आखिरकार जो साइटोप्लाज्म है वो भी दो पार्ट्स के अंदर ब्रेक डाउन हो जाता है। एंड अदर कंपोनेंट्स इनटू द डॉटर सेल्स कॉल्ड सेल डिवीजन, और डॉटर सेल्स बन जाते हैं, इसको हम कहते हैं कि ये सेल डिवीजन है। सेल साइकिल या फिर सेल डिवीजन एक ऐसे वाक़यात की सीरीज़ है जो एक के बाद दीगरे होते हैं। कब से कब तक, जब तक एक सेल डिवाइड नहीं हो जाता अपने लिविंग ऑर्गेनिज्म और डॉटर सेल्स के अंदर। दीज इवेंट्स इंक्लूड, इन इवेंट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, डीएनए के डुप्लीकेशन होती है। डीएनए अपने जैसा एक डीएनए और प्रोड्यूस करेगा, ताकि क्या हो, जो जीन्स हैं जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं वो बिल्कुल पेरेंट्स जैसे ही हों। अगर वो डिफरेंट हो जाते हैं तो फिर ये हमारे पास किसके अंदर चला जाएगा, ये चला जाएगा हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, जिसके अंदर मेल और फीमेल गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं। अब ये हमें क्या कह रहे हैं कि इसके बाद क्या होता है कि आखिरकार जो साइटोप्लाज्म है वो भी डिवाइड हो जाता है और दो डॉटर सेल अलग अलग बन जाते हैं। इस पूरे साइकिल को हम ये कहते हैं कि ये पूरा साइकिल जो है वो असल में सेल साइकिल है या फिर सेल डिवीजन है। इसके अलावा एक और डेफिनेशन भी है कि और दी सेल साइकिल इज़ अ सीरीज़ ऑफ इवेंट्स फ्रॉम द टाइम। सेल साइकिल एक ऐसे वाक़यात की सीरीज़ होती है जो एक के बाद दीगरे होते हैं। फ्रॉम द टाइम, जिस टाइम से सेल इज़ प्रोड्यूस्ड, से एक सेल प्रोड्यूस हुआ था, उधर से लेकर उस वक्त तक जब तक कि वो सेल अपनी जैसे दूसरे डॉटर सेल्स नहीं बना लेता, जो जो इवेंट्स होंगे वो सब इवेंट्स सेल साइकिल के अंदर इंक्लूड होंगे। बेसिकली सेल साइकिल का क्या मतलब होता है कि एक पेरेंट सेल है और वो पेरेंट सेल डिवाइड हो जाता है दो डॉटर सेल्स के अंदर। उस पूरे प्रोसेस के दरमियान जितने भी वाक़यात होंगे वो असल में क्या होंगे, सेल साइकिल है। बेसिकली हमारे पास क्या होता है, सेल साइकिल के 3 फेजेस होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इंटरफेज़ के बारे में बात करेंगे। इंटरफेज़ फर्दर डिवाइड होता है अपने 3 फेजेस के अंदर, जिसमें G1 होता है, S फेज़ होता है और G2 होता है। अगर हम G1 के बारे में बात करें तो G1 को हम गैप 1 कहते हैं, S को हम कहते हैं सिंथेसिस फेज़ और G2 को हम कहते हैं गैप 2 फेज़। और इसके बाद क्या होता है कि G1 से ये एक ऐसे स्टेज के अंदर भी ट्रांसफ़र हो सकता है जिसको हम कहते हैं रेस्टिंग स्टेज, और इस रेस्टिंग स्टेज का नाम असल में होता है G0। इसके अलावा इसके बाद एक और प्रोसेस होता है, उसको हम कहते हैं सेल डिवीजन। उसके अंदर क्या होता है कि एक सेल मुकम्मल तौर पर डिवाइड होकर न्यू ऑर्गेनिजम्स बना लेता है। अगर हम इससे पहले वाले सारे प्रोसेस के मुताबिक बात करें तो उसके अंदर सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता, सिर्फ और सिर्फ डिवीज़न के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है। अगर हम इसके बाद बात करेंगे किसकी कि ये कैसे होता है, तो सबसे पहले G1 का फेज़ आता है और इस G1 के फेज़ को हम लोग क्या कहते हैं कि गैप 1। गैप 1 के अंदर क्या क्या होता है, सबसे पहले तो सेल अपने साइज को इंक्रीज़ करता है। इंट्रासेलुलर कंपोनेंट्स लाइक द क्रोमोसोम्स अंडरगो रेप्लिकेशन। इंट्रासेलुलर कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, इनका क्या मतलब होता है कि इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर के कंपोनेंट्स, जैसा कि क्रोमोसोम्स। अब हम यहाँ पर क्रोमोसोम के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि क्रोमोसोम बेसिकली ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, उस जेनेटिक इंफॉर्मेशन को जो कि हमारे पास पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफ़र होनी है, उनको कैरी करने का काम करते हैं।
वो क्रोमोसोम होते हैं। इन क्रोमोसोम के अंदर असल में डीएनए होता है और इस डीएनए के पास सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है इन द फॉर्म ऑफ द कोडिंग कि अगर ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे, उनकी आइज़ का कलर कैसा होगा, उनके बालों का कलर कैसा होगा, बालों की लेंथ कैसी होगी, स्किन का कलर कैसा होगा, ये सब कैरी करेगी हमारे जीन्स। इसके अलावा G1 के अंदर क्या होता है कि द सेल रिव्यूज द सेलुलर इन्वायरमेंट, कि जो सेल है वो देखता है कि अब इन्वायरमेंट सेल की कैसी है, एंड द सेल साइज, और एक सेल का जो साइज़ है क्या वो इतना बड़ा हो चुका है कि अब वो किसके अंदर चला जाए, सिंथेसिस फेज के अंदर चला जाए। Cell size to ensure that the conditions are applicable or appropriate for the support of the DNA replication, कि क्या ये इतनी पॉसिबल जो डीएनए बनने वाला है, क्या हमारी कंडीशंस वैसी हैं, क्या ऑर्गेनेल्स डुप्लीकेट हो गए हैं कि हम लोग क्या कर सकें, डीएनए की रेप्लिकेशन मतलब डीएनए अपने आप को डुप्लीकेट के अंदर बना सके। इसके बाद क्या आ गया, अगर हमारे पास पूरे न्यूट्रिएंट्स हमें मिले हुए हैं कि हम न्यू डीएनए बना सकते हैं और हमें क्या है सेल का साइज़ भी बिल्कुल ठीक है और सेल की इन्वायरमेंट भी क्या है बिल्कुल ठीक है, तो सेल कहाँ चला जाएगा, G1 के फेज़ से चला जाएगा सिंथेसिस के फेज़ के अंदर। लेकिन मसला ये है कि ये हमेशा नहीं हो सकता। अब क्या है, ये हमेशा नहीं हो सकता, तो अगर सेल की अब ऐसी कंडीशन आ गई है कि उसे सिंथेसिस फेज़ के अंदर चले जाना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद क्या है उसके न्यूट्रिएंट्स कंप्लीट नहीं है, या फिर उसके पास जो क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन है वो सही नहीं हुई है, या कोई और मसला है, तो ये एक ऐसे फेज़ के अंदर चला जाएगा जिस फेज़ को हम कहेंगे कि ये है हमारे पास G0 का फेज़। इस G0 के फेज़ के अंदर क्या होता है कि सेल ना तो डिवाइड होता है, ना ही अपने साइज़ को इंक्रीज़ करता है, बल्कि वो एक ऐसे फेज़ के अंदर होता है कि जिसके अंदर वो कोई काम नहीं करता। फेज़ को हम कहते हैं कि ये हमारे पास असल में रेस्टिंग फेज़ या फिर G0 का फेज़ है। DNA is packaged into the chromosome and then the chromosome are replicated। किस फेज़ के अंदर ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सिंथेसिस फेज़ के अंदर, कि डीएनए हमारे पास क्रोमोसोम्स के अंदर मौजूद होता है और ये डीएनए इन द फॉर्म ऑफ द क्रोमोसोम्स रेप्लिकेट होता है, मतलब अपने जैसे डीएनए प्रोड्यूस करवाएगा। इसको हम कहेंगे कि ये डीएनए की डुप्लीकेशन है या फिर डीएनए की रेप्लिकेशन है। रेप्लिकेशन allows for each cell created by cell division to have the same genetic makeup। अगर कहीं पर सेल डिवाइड हो रहा है किस वजह से, डीएनए की डुप्लीकेशन की वजह से, तो उसको हम कहेंगे कि जो डॉटर सेल्स हैं उनका जो जेनेटिक मेकअप है, उनके जो जीन्स हैं वो बिल्कुल कैसे हैं, अपने पेरेंट्स जैसे हैं, चाहे वो डीएनए की बनाएं, ताकि चाहे वो सेल की बनाएं या चाहे वो किसी और इंडिविजुअल की बनाएं, अगर वो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए की वजह से प्रोड्यूस हो रहे हैं तो वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स जैसे ही दिखते होंगे। इसके बाद आ जाता है हमारे पास तीसरा फेज़। किस चीज़ का तीसरा फेज़, इंटरफेज़ का तीसरा फेज़ आ जाता है हमारे पास, और उस फेज़ को हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास है G2 का फेज़। मतलब क्या है, ये हमारे पास गैप 2 का फेज़। लेकिन हम लोग अभी बाद में ये डिस्कस करेंगे अभी कि G2 का फेज़ नेसेसरी नहीं होता, क्योंकि ये हर ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रोड्यूस नहीं होता। ये अब एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक ऐसा इंडिविजुअल है, सेल है, जिसने ग्रोथ की, पहले साइज़ की, उसके बाद क्या किया, डीएनए को डुप्लीकेट भी कर लिया, लेकिन उसके पास प्रोटीन्स इतने नहीं हैं या फिर ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं हुई है कि वो डिवीजन के अंदर चला जाए, तो तब उसके अंदर कौन सा फेज़ आएगा, गैप 2 का फेज़ आएगा। और इस गैप 2 के फेज़ के अंदर क्या होगा, ना सिर्फ रैपिड सेल ग्रोथ होगी कि सेल बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करेंगे, लेकिन प्रोटीन की सिंथेसिस भी होगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि सेल अपने आप को प्रिपेयर कर लेगा माइटोसिस के लिए। अगर हम बात करें इंटरफेज़ की, तो इसकी वजह से क्या होगा कि इसमें सिर्फ और सिर्फ सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है कि वो डिवाइड हो, अपने डीएनए को डुप्लीकेट कर रहा है, क्रोमोसोम को डुप्लीकेट कर रहा है, इसके अलावा क्या कर रहा है, और ऑर्गेनेल्स को डुप्लीकेशन के अंदर बना रहा है, ताकि क्या हो कि जब सेल डिवाइड हो और न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स, न्यू इंडिविजुअल डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हों, तो वो डॉटर सेल्स जो हैं वो बिल्कुल ऐसे प्रोड्यूस हों जैसे कि पेरेंट्स खुद थे। ऐसा ना हो कि पेरेंट्स के अंदर कोई और जेनेटिक मेकअप है और जो ऑफस्प्रिंग है उनके अंदर कोई और जेनेटिक मेकअप है, जो जीन्स हैं वो बिल्कुल सेम होने चाहिए।
अगर इतने पूरे फेज से सेल पास हो जाता है तो उसके बाद हमारे पास आता है डिवीजन का फेज़, और उस डिवीजन के फेज़ को असल में हम लोग माइटोसिस का फेज़ कहते हैं। माइटोसिस के पूरे प्रोसीजर के अंदर क्या होता है कि एक पेरेंट सेल जो है वो अपने दो डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड कर देता है, लेकिन जो डॉटर सेल्स हैं वो ऐसे होते हैं कि उनके अंदर जो जेनेटिक मेकअप है वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स जैसे होता है। जैसे अगर पेरेंट्स के पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स फॉर एग्जांपल 20 है, तो डॉटर सेल्स के पास भी ई 20 होंगे। जैसे हमने थोड़ी देर पहले ये बात की थी कि कौन से ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो कि पूरे गैप 1 के फेज़ के बाद और सिंथेसिस के फेज़ के बाद सीधा डिवीजन के अंदर चले जाते हैं, उनके अंदर जो G2 का फेज़ है वो नहीं होता। तो उनकी एक एग्जांपल आती है ज़ीनोपस। ज़ीनोपस असल में कौन से होते हैं? ये हमारे पास फ्रॉग की एक टाइप है जो कि अफ्रीका के अंदर पाई जाती है। ये जो है कॉर्डेट से ताल्लुक़ रखते हैं। इनके जो एम्ब्रियोज़ होते हैं जब वो प्रोड्यूस होते हैं तो वो क्या करते हैं कि सिंथेसिस फेज़ के बाद सीधा माइटोसिस डिवीजन के अंदर चले जाते हैं। माइटोसिस की वजह से उनका सेल डिवाइड करता है और पेरेंट सेल है वो कन्वर्ट हो जाता है डॉटर सेल्स के अंदर, और डॉटर सेल्स के जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो एज़ कम्पेयर टू पेरेंट सेल बिल्कुल सेम होते हैं। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा भी ऐसे इंडिविजुअल सेल्स हैं कि जिनके अंदर क्या होती है, ऐसी डिवीज़न होती है कि सिंथेसिस के बाद सीधा माइटोसिस डिवीज़न होती है, बल्कि गैप 2 का फेज़ नहीं आता बीच में। उसके अंदर एक और एग्जांपल आती है कैंसर्स की। जैसे हमने सुना है कि जो कैंसर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दी क्या करते हैं, अपने आप को डेवलप करते हैं, कि उनके स्टेजेस जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी वर्स हो जाते हैं, क्योंकि कैंसर सेल्स अपने आप को ज़्यादा तेज़ी से डिवाइड करने की सलाहियत रखते हैं। उसकी वजह भी सिर्फ़ और सिर्फ यही होती है कि जो कैंसर सेल्स होते हैं उनके पास सिर्फ़ और सिर्फ पास करने के लिए इंटरफेस के अंदर गैप 1 और सिंथेसिस का फेज़ होता है, उनके अंदर गैप 2 का फेज़ नहीं होता। अगर हम देखें तो ये इंटरफेस जो है वो किसी भी सेल के अंदर अगर हम इस पूरे प्रोसेस को डिवाइड करें तो 90% तो इंटरफेस ही होता है, कि 100 को अगर हम लोग कंसीडर कर रहे हैं 100 के मुताबिक, तो 90% क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ हमारे पास इंटरफेस ही चलता रहेगा, क्योंकि इंटरफेस बहुत सारे फेजेस के अंदर डिवाइड हो रहा है। ये फेजेस के अंदर डिवाइड हो रहा है, पहले गैप 1 फिर सिंथेसिस फिर गैप 2, लेकिन जो डिवीजन है वो सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से हो रही है, वो हमारे पास है माइटोसिस। इसकी वजह से हम क्या कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ 10% टाइम जो है हम डिवीजन को दे रहे हैं, और बाकी जो 90% टाइम जो हमारे पास बचा हुआ है वो पूरा टाइम किसके पास जा रहा है? वो पूरा टाइम जा रहा है इंटरफेस के पास, जिसके अंदर सेल अपने आप को क्या करता है, प्रिपेयर करता है ताकि वो डिवीजन के अंदर चला जाए, और जो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र हो रहा है फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग वो बिल्कुल सेम ट्रांसफ़र हो, ना सिर्फ सिमिलर ना हो, सिर्फ और सिर्फ सेम हो, कि एग्जैक्टली सेम हो। सिमिलर का मतलब ये होता है कि एग्जैक्टली सेम नहीं है वो, लेकिन बहुत ज़्यादा करेक्टरिस्टिक जो हैं वो एक दूसरे से मिलते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर बिल्कुल सेम चाहिए कि जैसे जेनेटिक मटेरियल पेरेंट्स का था, अब वैसा ही जेनेटिक मटेरियल जो है वो ऑफस्प्रिंग्स का भी होना चाहिए ज़रूर। अब जब ये सारे फेज़ जो है वो एक सेल पास कर लेगा तो इसके बाद वो किसके अंदर चला जाएगा? डिवीज़न के अंदर चला जाएगा। इसके अंदर क्या होगा कि जब एक सेल डिवीज़न के अंदर जा रहा है तो ना सिर्फ उसका सेल डिवाइड हो रहा है, बल्कि उसके साथ साथ उसके अंदर के सारे कंपोनेंट्स जैसे हैं न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, ये भी डिवाइड होंगे इनटू इक्वल पार्ट्स। जैसे न्यूक्लियस है, पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, उसके बाद वो फॉलो होगा साइटोप्लाज्म के डिवाइड होने से। जब ये पूरा हो जाएगा तो इस पूरे प्रोसेस को हम नाम देंगे सेल साइकिल का। और जब ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो एक न्यू सेल इंडिविजुअल जो है वो फॉर्म हो जाएगा, और तब से लेकर उस वक्त तक जब तक वो नया सेल जो अब बना है तब तक वो डिवाइड नहीं होता और अपने जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने जैसे सेल्स प्रोड्यूस नहीं करवाता, तब तक का सारा प्रोसेस हमारे पास कहलाएगा सेल साइकिल। उस वक्त से लेकर जब तक एक सेल नया प्रोड्यूस हुआ है उस वक्त तक, जब तक वो अपने जैसे न्यू लिविंग इंडिविजुअल्स, न्यू ऑर्गेनिजम्स, न्यू सेल्स नहीं बना लेता, उस वक्त तक का सारा वक्त हमारे पास कहलाएगा कि ये हमारे पास सेल साइकिल है। ये सेल साइकिल जो है ये बहुत ज़्यादा चीज़ों के ऊपर कंसिस्ट करता है, जिसके अंदर सेल अपना साइज़ को इंक्रीज़ करता है, अपने क्रोमोसोम्स को डुप्लिकेट करता है, डुप्लिकेट होने के बाद क्या करते हैं, अपने और ऑर्गेनेलिज़ को डुप्लिकेट करता है, जैसे कि जो इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स के अंदर हमें चाहिए होंगे वो सब डुप्लिकेट होंगे।
जैसे कि हम लोग यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया की मिसाल दे सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ऑर्गेनेल होता है जो कि मदर से लेकर ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफ़र होता है। तो अगर हम लोगों को एक ऐसी रिप्रोडक्शन करवानी है कि जिसके अंदर न्यू सेल्स प्रोड्यूस हों लेकिन वो बिल्कुल सेम पेरेंट जैसे हों, तो हमें वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या करना पड़ेगा, डुप्लीकेट करना पड़ेगा। इसके बाद क्या होगा, डीएनए डुप्लीकेट होगा। डीएनए के पास क्या होता है, जीनोम होंगे, और ये जीनोम्स क्या करेंगे, ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करेंगे। वो इन्फॉर्मेशन जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफ़र होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद क्या होगा कि वो सिंथेसिस करने के बाद किसके अंदर चले जाएंगे, गैप 2 की फ़ेज़ के अंदर चले जाएंगे। इस गैप 2 की फ़ेज़ के अंदर क्या होगा कि वो इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स जिन्होंने बाद में किसके अंदर जाना है, माइटोसिस के अंदर जाना है, अगर उनके अंदर किसी चीज़ की कमी है, जैसे कि उनका साइज़ सही इंक्रीज़ नहीं हुआ है या फिर क्या हुआ है, उनके प्रोटीन सही नहीं बने हैं, तो इस वजह से कि बाद में कोई मसला ना हो सेल डिवीज़न के अंदर गैप 2 का फेज़ रखा गया होता है कि गैप 2 के अंदर ना सिर्फ प्रोटीन प्रोड्यूस होता है बल्कि सेल के अंदर रैपिड ग्रोथ होती है। अब एक ऐसा फेज़ जिसके अंदर कोई ग्रोथ नहीं होती, कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं होती, वह हमारे पास स्टिंग फेज़ होता है कि जिसके अंदर सेल ना अपने साइज़ के अंदर ग्रो करता है, ना ही उसके अंदर कोई डिवीज़न होती है। उस प्रोसेस को, एक स्टेज को, जब ना डिवीज़न हो रही है ना मल्टीप्लिकेशन हो रही है, हम कहेंगे रेस्टिंग फेज़। लेकिन अगर वो इंटरफेज से पास कर गया है तो इसके बाद वो डिवीज़न के अंदर चला जाएगा, और ये डिवीज़न होगी कैसे, माइटोसिस के ज़रिए से। तो इस तरह हमारा ये बेसिक इंट्रोडक्शन जो है, जो सेल साइकिल का, वो कंप्लीट होता है कि एक सेल साइकिल होता क्या है, इसके अंदर कौन कौन से फेजेस होते हैं। ये कंप्लीट इंट्रोडक्शन थी कि एक सेल साइकिल को हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, ये किन फेज, ये कि सेल साइकिल के अंदर कौन कौन से फेजेस होते हैं, हम सेल साइकिल को कैसे डिवाइड कर सकते हैं। हमने ये सब अब पढ़ लिया है सेल साइकिल की इंट्रोडक्शन के अंदर।